जय हिंद दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, बच्चे सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के करते हैं। गलत क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को शॉर्टकट तरीके से पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और एक घटना को दूसरी घटना से रिलेट करके बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। जो अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, मैंने उनका यूज़ किया। मैंने खुद के नोट्स, जो कि मैंने अपनी सालों की मेहनत से तैयार किए थे, मैंने खुद के नोट्स का भी यूज़ किया है। और जो ऑथेंटिक वेबसाइट होती हैं ना, उनका भी मैंने यूज़ किया है इस कंटेंट को बनाने में। इसके बाद ये कंटेंट बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब बन चुका है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग भी अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता होगी 1885 में करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा था कि सभी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। पूछा जाता है कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. हुम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक है, कहाँ के थे ये? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है। और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया है। ठीक है, याद रखना। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए ब्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल को बनाया गया। और दोस्तों, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, जॉर्ज यूल। ठीक है। फिर हम बात करें दोस्तों, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। तो ये कांग्रेस के बारे में जो प्राइमरी और महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन में हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की। और दोस्तों, हमने पूरा कंटेंट इसी तरीके से अरेंज किया है। हमने एक क्वेश्चन रखा, बाद में उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट, जितने अदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको समझा दिया है। और दोस्तों, ये शानदार तरीका होता है पढ़ने का, क्योंकि आपको ये भी पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारी डिटेल भी आपको पता चल जाती है। तो बताइए दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नंबर बी पे लिखा है लॉर्ड कैनिन। कैनिन के समय में क्या हुआ था? तो दोस्तों, कैनिन के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है। फिर नंबर सी पे लिखा है लॉर्ड डफरिन। इसके समय में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में बात कर रहे थे बंगाल विभाजन की। तो बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया? हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने के लिए, फूट डालने के लिए और राज करने के लिए। तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है। पश्चिमी बंगाल की हम बात करें दोस्तों, तो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से भाग आते थे? तो एक पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन हिस्से आते थे। ठीक है। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के लिए बनाया गया। और यहाँ की जनसंख्या थी 5,40,00,000। इस जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हिंदू थे, मुसलमान मात्र 90 लाख थे। इसलिए जो पश्चिमी बंगाल है, ये हिंदू बाहुल्य वाला एरिया था। फिर जो दूसरा भाग था पूर्वी बंगाल, इसमें कौन कौन से हिस्से थे? तो पूर्वी बंगाल और असम था। इसकी राजधानी ढाका के लिए बनाया गया। 3,10,00,000 यहाँ की जनसंख्या थी। और इसमें हिंदू कम थे, 1,20,00,000 हिंदू थे। मतलब ये जो पूर्वी बंगाल है,
ये मुस्लिम बाहुल वाला एरिया था। दोस्तों अब हम बंगाल विभाजन के सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 को, और घोषणा करी थी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है और बहिष्कार प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। और बंगाल विभाजन लागू कब होता है, अभी तो घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को, लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। और जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होता है, पूरे देश में रोष और विरोध की लहर फैल जाती है। ठीक है, फिर जो भारतीय हिंदू मुस्लिम वो 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं आह्वान करते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। रक्षाबंधन दिवस में हिंदू भाई मुस्लिम भाई की कलाई पर राखी बांधता है, मुस्लिम भाई हिंदू भाई की कलाई पर राखी बांधता है। और दोस्तों बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, अमर सोनार बांग्ला, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बताओ बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन चला तब आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन किस नाम से जाना गया। तो दोस्तों जो स्वदेशी आंदोलन है जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए जो स्वदेशी आंदोलन था इसका प्रभाव किस क्षेत्र पर सर्वाधिक पड़ा। तो सबसे ज़्यादा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल में पड़ेगा, क्योंकि इसी के विभाजन के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को समर्थन मिला था। तो दोस्तों 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को समर्थन मिला था। फिर एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए कि स्वदेशी आंदोलन के समय ब्रिटिश पत्रकार कौन था जिसने आंदोलन का समर्थन किया और भारत में अंग्रेजों की आलोचना की। तो देखो दोस्तों कितना सच्चा पत्रकार रहा होगा, ब्रिटिश पत्रकार था ये, इसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था और भारत में अंग्रेजों की आलोचना की थी। उस पत्रकार भाई का नाम है H.W. नेविंसन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भारतीय भी रहे हैं जिनने जलियांवाला बाग हत्याकांड की मुखबरी करी थी। हंसराज नाम का भारतीय गद्दार, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसमें जो सभा चल रही थी उस सभा की मुखबरी इसी नाम के व्यक्ति ने करी थी। ठीक है, तो अच्छे और बुरे व्यक्ति हर जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी। तो ये स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवक समाज है, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। इस समाज का उद्देश्य क्या था, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका एक उपनाम पूछा जाता है, इनको भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु हैं उनका नाम पूछा जाता है, तो इनके गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। और दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ये गांधी जी के गुरु जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की बात आ जाती है। ठीक है, तो 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। बताइए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना की हम बात करें दोस्तों,
बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, ये आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां जो है ये ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और एक और नवाब थे मोहसिन उल मुल्क, इनके नेतृत्व में की गई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 को। और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, कई लोग लगा देते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नहीं भैया, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। ठीक है, उस समय तो जिन्ना साहब बाहर थे जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1913 में ये मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में और शानदार कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को परचेस कीजिएगा। हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, तीनों बेस्ट कंटेंट के साथ बनाई गई हैं। अनुभवी टीम के साथ, अनुभवी शिक्षकों के साथ ये कंटेंट बनाया गया है। कौन कौन सी हमारी पीडीएफ हैं? दोस्तों एक करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो कि पूरे यूट्यूब की सबसे शानदार पीडीएफ है। दूसरी स्टैटिक जीके की रामायण और तीसरी है साइंस की। इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप ऑफर का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये तीनों बेस्ट पीडीएफ आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएंगी। कैसे पेमेंट करना है 150 रुपये का? आप इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको नंबर दिख रहा होगा हमारा, ये फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर है। पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक में आपको सेंड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग दादा भाई नेहरू जी ने की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? क्वेश्चन पूछा जाए स्वराज की मांग सबसे पहले किसने, तो दादा भाई नेहरू जी ने, और कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में करी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही करी गई थी, याद रखेंगे आप लोग। लेकिन स्वराज की मांग तो दादा भाई नेहरू जी ने करी, लेकिन पूछा जाता है स्वराज शब्द के बारे में। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप कह के आना, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले अपनी किस पुस्तक में किया? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में। और ये पुस्तक 1875 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस के विभाजन की अब हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन दोस्तों 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी थी। ठीक है, और कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। तो जो नरम दल के नेता या फिर इनको उदारवादी या नरमपंथी नेता कहा जाता है, इनमें दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है। ये अपनी बातें जो हैं ये ब्रिटिशों के समक्ष प्रस्तुत करते थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जो गरम दल के नेता थे उनमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल या पाल, इनको त्रिगुट के नाम से भी जाना जाता था, और अरविंद घोष भी थे इसमें। ठीक है, ये कहते थे कि हम अपनी मांगें जो हैं वो लड़ाई के दम पर रखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों ये तो कांग्रेस का विभाजन हमने देखा। फिर कांग्रेस का विलय भी हो जाता है। इसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है 1916 में, क्योंकि ये लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस मिल जाती है, विलय कर लेती है, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है, जब कांग्रेस का विलय होता है तो उस समय अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। जब विभाजन होता है तो रास बिहारी घोष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। एक एक फैक्ट आपको पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम मारा था किंग्स फोर्ट पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरी घटना को बहुत अच्छे से समझ लो। जो शाहिद खुदीराम बोस थे, ठीक है,
ये भारत में ब्रिटिश शासनकाल का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। फिर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। लेकिन दोस्तों ये जो किंग्सफोर्ड था ये बच गया। ठीक है, तो जो प्रफुल्ल चाकी हैं इनने तो आत्महत्या कर ली थी कि आप पकड़े जाएंगे, फांसी दी जाएगी, गोली मार दी जाएगी, जो भी हो। इनने प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को मुजफ्फर जेल भेज दिया गया। ठीक है, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। तो खुदीराम बोस के लिए सत सत नमन। इनके नाम पर एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी लोग उस कमेंट को पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन 1911 को रद्द हुआ था। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड होर्डिंग। ठीक है, बंगाल विभाजन महत्वपूर्ण है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो विथ डेट के याद रखना है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। फिर रद्द भी पूछा जाता है, ये रद्द कब हुआ? तो 12 दिसंबर। कब? 12 दिसंबर 1911 को ये रद्द हुआ और लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया? पूछा जाता है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई थी। 2 घोषणाएं की गई थी, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द करना और दूसरी घोषणा थी जो भारत की राजधानी कलकत्ता है तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमागाटामारू जहाज के यात्रियों को किस देश में उतरने से रोक दिया गया था? दोस्तों ये भी प्रसिद्ध घटना है। एक जहाज़ था, इसमें बहुत सारे भारतीय यात्री बैठे थे। ठीक है, और इनको कनाडा में उतरने से रोक दिया गया था। थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। उस जहाज़ का नाम था कोमागाटामारू। एक जापानी जहाज़ था जो कि 1914 में 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा पहुंचा था। इन यात्रियों का उद्देश्य क्या था? तो कनाडा में बसना, लेकिन उन्हें कनाडा के नस्लवादी कानूनों के कारण उतरने नहीं दिया। जहाज को 2 महीने से ज़्यादा किनारे पर वहाँ पर तट पर रोका गया और वापस भारत भेज दिया गया। इस घटना को इतिहास में कोमागाटामारू घटना भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो हैं ये 1917 को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के द्वारा भारत कोकिला उपनाम दिया गया? तो भारत कोकिला किसका उपनाम है? सरोजिनी नायडू का। और ये उपनाम इनको किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने इनको उपनाम दिया है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थीं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थीं। 13 फरवरी को इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये फैक्ट याद रखना। कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला यानी कि दी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपनाम दिया है। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है सरोजिनी नायडू के बारे में, अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई? तो दोस्तों दी ब्रोकन विंग, दी गोल्डन थ्रेशोल्ड, दी वर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों बुक्स जो हैं ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। गार्डनर पुस्तक सरोजनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर करी गई थी? साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 3-4 महत्वपूर्ण काम किए हैं और वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1894 में करी थी। इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्र का प्रकाशन किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 1903 में, और फीनिक्स आश्रम साउथ अफ्रीका के डरबन में इसकी स्थापना करी थी 1904 में, और टॉल स्टॉय फर्म कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में इसकी स्थापना 1910 में करी थी गांधी जी ने। तो ये 4 महत्वपूर्ण काम हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों काम गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किए थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? अब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए हैं कब? 1915 में। डेट भी याद रखो भैया, 9 जनवरी 1915 में, क्योंकि जब ये भारत आए 9 जनवरी को तो भारत लौट कर आए, इसलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में जनता को संबोधित किया? तो सबसे पहले गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जनता को संबोधित किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? अब पहला सफल सत्याग्रह पूछा जाता है तो ये था चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 19 अप्रैल, डेट याद रखना, 19 अप्रैल 1917 को ये शुरू हुआ। इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना। तो ये पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है गांधी जी का। देखो, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया? गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है दोस्तों, कब हुई थी? 1918 में, और गांधी जी की ये प्रथम भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिकों और मजदूरों के बीच में फ्लैग बोनस को लेकर ये विवाद था। ठीक है, गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की। ठीक है, परिणाम क्या निकला कि जो मिल के मालिक थे इन्होंने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी का जो खेड़ा सत्याग्रह है ये भी 1918 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1918 में। कहाँ पर शुरू हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। इनके प्रमुख सहयोगी नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कारण क्या था? ये खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी को क्यों करना पड़ा? वर्ष 1918 में भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार सभी लोगों से लगान वसूल रही थी। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया। इसका परिणाम क्या निकला? सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा कि लगान केवल उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकें। चाहे फसल निकली हो चाहे ना निकली हो, सभी से अंग्रेज सरकार लगान वसूल रही थी। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और इसका परिणाम ये निकला कि सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा कि लगान केवल उन्हीं किसानों से लेना है जिनके पास में कुछ भुगतान करने के लिए है, मतलब जिनकी कुछ ना कुछ फसल निकली है। ठीक है, बताइए भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल आंदोलन भारत में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया। होम रूल लीग इसको बोलते हैं या फिर होम रूल आंदोलन भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी।
इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो भारत में स्वशासन यानी कि स्वराज्य की मांग को संगठित रूप देना। इस आंदोलन की दो शाखाएं थीं। एक तो एनी बेसेंट की शाखा थी दक्षिण भारत में, और तिलक की शाखा महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में थी। अप्रैल 1920 में जब एनी बेसेंट की भूमिका सीमित होने लगी, याद रखना ये फैक्ट पूछा गया था एग्जाम में, अप्रैल 1920 में जब एनी बेसेंट की भूमिका सीमित होने लगी, तब महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी ने इस लीग का नाम बदला, ठीक है, और स्वराज्य सभा इस लीग का नाम कर दिया गांधी जी ने। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड देश से ली गई है। जो मैं फैक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ ये डायरेक्टली किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बताइए, महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष कब चुना गया? तो महात्मा गांधी जी को इसका अध्यक्ष 1920 में चुना गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? देखो मैंने बताया था अभी वो क्वेश्चन, तो आयरलैंड से होम रूल लीग की अवधारणा ली गई भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने भारतीय झंडा सबसे पहले फहराया था? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है, ठीक है। उनने भारतीय झंडा सबसे पहले फहराया था। कहाँ पर फहराया था? तो इन्होंने जर्मनी में, और जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में फहराया था। और ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर बताओ दोस्तों, जो तिरंगा जर्मनी के स्टुटगार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी में फहराया गया झंडा ब्रिटिश भारत में लाने का काम किया था इंदुलाल याग्निक ने। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने करी थी, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने 1905 में और कहाँ पर करी थी? तो फ्रांस के पेरिस शहर में इसकी स्थापना करी गई थी। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता तो हमने पढ़ लिया मैडम भीकाजी कामा। भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। तो इनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा गया। फिर बताओ दोस्तों, गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है? तो ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, ठीक है। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? काफ़ी फेमस पुस्तक है, मराठी भाषा में, और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ। और बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की रचना कहाँ पर करी? बर्मा की मांडले जेल में पूछा जाता है, ठीक है। मांडले जेल में इस पुस्तक की रचना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से कौन सी किताब जेल में लिखी? देखो पूछा गया है। तो तिलक साहब ने जो गीता रहस्य नाम की पुस्तक है ये जेल में लिखी है, ठीक है। कहाँ? बर्मा की मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो इनने ये नारा 1916 में दिया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक का नारा है। 1916 में इनने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में किसके द्वारा करी गई? तो इसकी शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई। 1893 से पहले क्या गणपति उत्सव मनाया नहीं जाता था? मनाया जाता था। घरों में गणपति जी की पूजा हमेशा से होती रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एक उत्सव के रूप में बड़े फॉर्म में गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करी? तो गणपति उत्सव
और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने करी। ठीक है, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत इनने करी 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों केसरी नामक समाचार पत्र ये बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तिलक साहब के दो समाचार पत्र काफ़ी बड़े फेमस हुए और इन समाचार पत्रों ने भी क्रांति लाई। सबसे पहले आप समाचार पत्रों के नाम याद रखो, एक का नाम है केसरी समाचार पत्र और तिलक साहब का जो दूसरा समाचार पत्र है उसका नाम है मराठा। और यहाँ से कन्फ्यूज़न के लिए दो बातें पूछी जाती हैं। जो केसरी नामक समाचार पत्र है किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो आप कहेंगे ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ 1881 में। ठीक है, फिर जो मराठा है ये पूछा जाता है, तो मराठा समाचार पत्र ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। मराठा समाचार पत्र देखकर मराठी भाषा नहीं लगाना है, अंग्रेजी भाषा लगाना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे कहा है कि जो इनके जो समाचार पत्र थे इनने भी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कैसे योगदान दिया है? देखो, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब कहा जाने लगा? तो इनको लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा जब सरकार ने इन्हें रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया था, तब से इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ। घटना है दोस्तों 1897 की। उस समय बम्बई और पुणे प्लेग बीमारी की चपेट में था। बुरी तरीके से प्लेग बीमारी बम्बई और पुणे में फैली थी। ठीक है, और उस समय पुणे में एक पुलिस अधिकारी पदस्थ था, उसका नाम था WC रैंड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था? प्लेग बीमारी का प्रचार प्रसार रोकने के लिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना फैल जाए तो उसका प्रसार रोकने के लिए तरीकों को अपना रहा था। सब अपनाते हैं, जिसकी सरकार है वो अच्छा काम करती है, लेकिन इसके तरीके कैसे थे? क्रूर तरीके थे। गलत तरीके से वो प्लेग बीमारी के प्रसार को रोक रहा था। क्या कर रहा था ये? जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उनके घरों को आग लगा देता था, जला देता था। ठीक है, ताकि बीमारी अन्य लोगों को ना लग जाए, बीमारी ज़्यादा फैल ना जाए। और दोस्तों जहाँ तक कि जो रोग से प्रभावित लोग हैं उनकी गोली मारकर हत्या की जा रही थी। ठीक है, तब तिलक साहब आए और उन्होंने अपना समाचार पत्र प्रकाशित किया केसरी। ठीक है, और इस समाचार पत्र में WC रैंड के जो क्रूर तरीके थे इसका विरोध किया जा रहा था। लोगों ने केसरी समाचार पत्र को पढ़ा, लोग जागरूक हुए और जनता भड़क गई। ठीक है, और जनता में खास करके नाम आता है चापेकर बंधुओं का। तो चापेकर बंधुओं ने इस पुलिस अधिकारी WC रैंड और अन्य पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कर दी। तो चापेकर बंधुओं को तो सजा मिली ही, साथ में बाल गंगाधर तिलक पर भी आरोप लगाया गया कि आपने जनता को उकसाया है। ठीक है, तो इस आरोप में तिलक साहब 18 महीने के लिए जेल भी गए और जब वो जेल से निकले तो उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों का प्रिय नेता। समझ गए आप लोग ये घटना? और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, पूछा जाता है WC रैंड को किसने मारा था? तो चापेकर बंधुओं ने मारा था। ठीक है, बताइए किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर WC रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो देखो मैंने अभी बताया था आपको किसने हत्या करी थी? दामोदर चापेकर। दो भाई थे। ठीक है, तो चापेकर बंधुओं का नाम यहाँ पर आता है। C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? तो गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी जो कि 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित की गई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। गदर का अर्थ क्या होता है? गदर मचा देंगे, विद्रोह इसका अर्थ होता है। और इसके संस्थापक लाला हरदयाल, इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या था इसका? तो भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में अभिनव भारत समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? अभिनव भारत समाज VD सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया।
दोस्तों जो अभिनव भारत है ये एक गुप्त संगठन था और इसकी स्थापना 1904 में बीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने करी थी। और दोस्तों ये जो संगठन है ये सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था जिसने कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को भी अंजाम दिया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सावरकर से कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। दोस्तों जो कमला है ये महाकाव्य है और ये जेल की दीवारों पर लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा। किस जेल में लिखा गया? तो उस समय अंडमान की काला पानी की जेल थी, उसको कहा जाता है सेलुलर जेल। ठीक है, तो इस जेल में लिखा गया और ना तो पेन था, ना कलम थी, ना कागज था, तो कैसे लिखा गया? बहुत कठिन परिस्थिति रही होगी। तो इस महाकाव्य की रचना जो है दीवारों पर नाखून और कोयले से लिखकर करी गई थी। बताइए रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया? दोस्तों रॉलेट एक्ट ये 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून, ये रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, नो अपील नो दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही नो अपील नो दलील का कानून कहा जाता है। बिना पूछे ताछे गिरफ्तारी कर ली जाती थी। ठीक है, फिर दोस्तों बताइए रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तब कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन हुआ, स्पेशल मीटिंग हुई और इस स्पेशल मीटिंग की अध्यक्षता दोस्तों हसन इमाम के द्वारा करी गई। ठीक है, 1918 में ये अधिवेशन बुलाया गया और मुंबई में, और हसन इमाम के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या ये CF एंड्रयूज ने कहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसको कहा गया रॉलेट एक्ट। इसमें क्या होता था कि केवल संदेह के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और ये एक्ट लागू हुआ 18 मार्च 1919 को। इस एक्ट का आधिकारिक नाम भी पूछ लिया जाता है तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 इसका आधिकारिक नाम है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून या फिर इसको काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, और इस कानून के तहत दोस्तों क्या हो रहा था? क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हो रही थी और इसी क्रम में 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखो अब इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में और रॉलेट एक्ट के विरोध में अभी जलियांवाला बाग में एक सभा होगी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मैं सारी चीज़ों को रिलेट करके और बिल्कुल क्रम से पढ़ा रहा हूं ताकि कहानी की तरह आपको ये चीज़ें याद हो सकें। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन गठित हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को गठित हुआ था। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? 9 अप्रैल को दो क्रांतिकारी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो मैं आपको बताता हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन, और कहां पर? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। कारण क्या था दोस्तों? तो कारण था और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का लोग विरोध कर ही रहे थे और दो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया था 9 अप्रैल को, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो रॉलेट एक्ट का विरोध और इन दो क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में हजारों भारतीय पुरुष, महिलाएं और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, परिणाम क्या निकला? तो ऐसा मानते हैं कि 1500 लोग मारे गए। सरकार की रिपोर्ट आई थी तो उसने कहा था कि 379 लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेस समिति ने खुद की एक वो जांच करवाई थी तो उसमें ऐसा पता चला कि लगभग 1000 लोग मारे गए, लेकिन संख्या बहुत बड़ी थी। ठीक है,
जलियांवाला बाग के समय भारत का जो वायसराय है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन भी बनाया गया था, लेकिन हंटर कमीशन ने जो जनरल डायर था इसको निर्दोष बताया। हंटर कमीशन 14 अक्टूबर 1919 को नियुक्त हुआ था। और दोस्तों एक बात याद रखना गद्दार के बारे में, इस सभा की मुखबरी हंसराज नाम का एक भारतीय था, उसने करी थी जनरल डायर को कि यहाँ पर सभा चल रही है, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं, तो हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने करी थी? जो ठान लिया वो करके दिखाना है, ऐसे थे हमारे सच्चे क्रांतिकारी। और इन्हीं क्रांतिकारियों में एक थे सरदार ऊधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाई थी कि जो भी इसका दोषी है उसको घर में घुसकर गोली मारेंगे, ठीक है। और इनने अपनी कसम को निभाया। ये 13 मार्च 1940 को लंदन गए और लंदन के कैस्टल हॉल में एक सभा चल रही थी, तो वहाँ पर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या करी। सरदार ऊधम सिंह पर पूरी मूवी बनी है, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बताइए, हंटर कमेटी जो कि 14 अक्टूबर 1919 में गठित हुई थी, ये क्यों गठित हुई? तो दोस्तों इसका गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ठीक है। फिर बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब और क्यों त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। इनको ये नाइटहुड की उपाधि 1915 को और ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। फिर पूछा जाता है कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी क्यों गई थी? क्यों दी गई थी? तो गांधी जी ने बोअर युद्ध में अंग्रेजों का यानी कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, इसलिए इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। अच्छा, ये बोअर युद्ध क्या है? किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो देखो, ब्रिटिशों के बीच में, और उस समय 2 बोअर राज्य थे, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये 2 बोअर राज्य थे और ब्रिटिश, ठीक है। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। कारण क्या था? साउथ अफ्रीका में सोने और हीरो की खदानों पर कंट्रोल और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार। अच्छा, इस युद्ध में गांधी जी की क्या भूमिका रही? तो गांधी जी ने बोअर युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी थी। तो इससे ब्रिटिश सरकार खुश थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपने हमारा सहयोग किया है, इसलिए हम आपको केसर-ए-हिंद की उपाधि देते हैं। और ये उपाधि गांधी जी को 1915 में दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हुआ क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन कर दिया और तुर्की के जो सुल्तान हुआ करते थे, सुल्तान को खलीफा के पद से हटा दिया। और ब्रिटेन के इस कदम से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत रखने लगे और इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सितंबर 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरू किया। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी अली बंधुओं ने, ठीक है। इनमें शौकत अली और इनके भाई मोहम्मद अली का नाम आता है। 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका समर्थन गांधी जी के द्वारा भी किया गया था। गांधी जी का ऐसा मानना था कि मुस्लिमों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना है, ठीक है। एक और फैक्ट याद रखना, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। पूछा जाता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को। फिर बताओ दोस्तों, भारत के सबसे पुराने कपड़ा मजदूर संघ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना जो है ये अनुसुईया साराभाई के द्वारा करी गई थी, ठीक है। अनुसुईया साराभाई के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, ये भारत की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता हैं। पूछा जाता है भारत की पहली महिला ट्रेड यूनियन नेता कौन है? तो अनुसुईया साराभाई हैं, ठीक है। बताइए,
महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 को शुरू किया गया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन का सांकेतिक विरोध करना। यह आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था। इसमें भारतीयों को अपने खिताबों उपाधियों का त्याग करना था, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन जो है अहिंसक हो गया था। अहिंसक कैसे? चोरी चोरा की घटना हो गई थी ना उसी टाइम, तो इसमें मतलब ये हिंसा फैल गई थी बहुत ज़्यादा, और चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसी कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गांधी जी ने। पूछा जाता है कि जो चोरी चोरा की घटना है ये कब घटित हुई थी? चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चला दी गई। ठीक है, और पुलिस वालों ने जैसे ही गोली चलाई तो जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। ठीक है, और पुलिस थाने में आग लगा दी और इससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, ये हिंसक घटना जो है यही कारण थी कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? देखो डेट पूछी गई है, कब वापस लिया? तो मैंने आपको बताया कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा करी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था बेलग्राम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, और ये कांग्रेस का कौन से नंबर का? 40वां अधिवेशन था। पूछा जाता है कि जो बेलग्राम है, ठीक है, ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये कर्नाटक का एक गांव है। ठीक है, बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और जो काकोरी स्थान है ये भी कई बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी स्थान स्थित है। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। फिर पूछा जाएगा काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान के द्वारा करी गई थी। तो काकोरी जो ट्रेन षड्यंत्र था इसकी पूरी प्लानिंग राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के द्वारा करी गई थी। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी। ये डकैती 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो काकोरी ट्रेन डकैती है दोस्तों इसमें कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे अशफाक उल्ला खां, फिर राजेंद्र लाहौरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल और बनमारी लाल। इनमें से दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह जो हैं इनको काकोरी के षड्यंत्र के आरोप में 9 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम और किन किन को फांसी दी गई थी, ठीक है, उनके नाम, ये 3 नाम जिनको फांसी दी गई थी ये आपको ज़रूर याद रखना है। बताओ वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो 1928 में कौन सा कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो साइमन कमीशन है इसका गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 8 नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, गठन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? इस कमीशन में 7 ब्रिटिश सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें। और ये भारत कब आया? 1928 में ये कमीशन भारत आया। इस कमीशन का मुख्य काम क्या था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना। और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय ना होने के कारण दोस्तों इस कमीशन का भारतीयों ने
विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। ठीक है, और कोई भी भारतीय नहीं था इसमें, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। इसी कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय। आप लोगों को याद होगा, लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे और इन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। ठीक है, ये घायल हो गए थे बुरी तरह से और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर बताओ दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह सभी को पता होगा, इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब हुआ बारदौली सत्याग्रह? 1928 को। ठीक है, और बारदौली कहाँ पर है? गुजरात के सूरत जिले में। कारण क्या था कि ये सत्याग्रह हुआ? तो ब्रिटिश सरकार ने 22% भूमि पर जो कर है वो बढ़ा दिया था, जबकि उस साल किसानों की फसल खराब हो गई थी। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। परिणाम क्या निकला इसका? ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और भूमि का जो कर था उसको रद्द करना पड़ा। इसी आंदोलन के दौरान जो वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी उपाधि? तो जो बारदौली की महिलाएं थीं, उनके कहने पर गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। फिर बताओ, पूछा भी गया है, देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो सरदार की उपाधि दी है महात्मा गांधी जी ने, लेकिन किसके कहने पर? तो बारदौली की जो महिलाएं हैं उनके कहने पर। ठीक है, क्यों दी गई? तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह में इनने देखी थी क्षमता गांधी जी ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को की गई और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो JL नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। फिर बताओ, दांडी मार्च के बारे में। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगियों ने भाग लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 सहयोगियों ने। ठीक है, जो दांडी मार्च है, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया 78 सहयोगियों के साथ में। और ये जो मार्च है या फिर यात्रा है, कहाँ से कहाँ तक हुई? तो ये साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी गांव तक चली। ठीक है, और ये यात्रा कब शुरू हुई? तो डेट याद रखो, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और ये कब तक चली? तो 6 अप्रैल 1930 तक चली और इसमें कुल 241 मील की दूरी तय की गई और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा गया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। एक्चुअल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, कब? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और दांडी मार्च के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना आप लोग। फिर बताओ, चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया? तो ये चटगांव शस्त्रागार लूट, इसके बारे में भी आप पता रखना जरूरी है कि इसका नेतृत्व किया था सूर्य सेन ने। और ये क्या है घटना पूरी? तो देखो, ये जो चटगांव शस्त्रागार लूट है ये 8 अप्रैल 1930 की घटना है। ठीक है, जो सूर्य सेन थे क्रांतिकारी, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। इनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव, अब वर्तमान में बांग्लादेश में है, चटगांव के 2 ब्रिटिश शस्त्रागारों पर हमला कर दिया और इनमें जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं वो सूर्य सेन, कल्याण दत्त, अनंत सिंह और लोकनाथ बल का नाम आता है। अच्छा, ये घटना क्यों करनी पड़ी? इसका उद्देश्य क्या था? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी इन लोगों ने बनाई थी और इस आर्मी के लिए हथियार और धन नहीं था। ठीक है, क्रांतिकारियों के पास। तो ये सारी चीज़ें जुटानी थी ताकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अच्छी ताकत से लड़ाई लड़ सकें क्रांतिकारी। ठीक है, परिणाम क्या निकला? तो सूर्य सेन और जो उनके अन्य क्रांतिकारी साथी थे, इनको पुलिस ने पकड़ लिया और सूर्य सेन को 1933 में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो दोस्तों, जो गांधी इरविन समझौता है ये महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था।
ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा इस समझौते में 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थीं और लॉर्ड इरविन की तरफ से भी 3 मांगे रखी गई थीं। लॉर्ड इरविन की जो 3 मांगे थीं उनमें मुख्य मांग ये थी कि गांधी जी, आप जो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं इसको बंद कर दीजिए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आइए। और डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ये समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। मैंने आपको बताया था कि इस समझौते में गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांगे रखी गईं और लॉर्ड इरविन की तरफ से 3 शर्तें रखी गईं। ठीक है, तो गांधी जी ने ये 3 शर्तें मान लीं और गांधी जी की शर्तें लॉर्ड इरविन ने मान लीं। ठीक है, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया और कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से ये लंदन चले गए। ठीक है, और ब्रिटिश सामान का जो बहिष्कार चल रहा था वो भी गांधी जी ने कह दिया कि अब नहीं करेंगे। गांधी जी की जो 11 मांगे थी उनमें प्रमुख मांग ये थी कि भूमि कर में 50% की कमी की जाए। ठीक है, फिर दूसरी मांग थी नमक कर खत्म किया जाए और सरकार का नमक पर एकाधिकार खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसी 11 मांगे थीं और जो लास्ट मांग थी वो थी कि आर्म्स एक्ट में परिवर्तन हो जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें। तो ये समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी एनटीपीसी में कि गांधी इरविन समझौते को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते को दोस्तों दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या? दिल्ली समझौता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को और दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई। थोड़ी सी डिटेल जान लो आप। देखो दोस्तों, संगठन का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में HSRA कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल ने करी थी और किस नाम से? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, मतलब HRA के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर क्या हुआ? 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने इस संगठन में समाजवाद यानी कि सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया। ठीक है, और इसका नाम बदलकर HSRA किया गया। इस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को समाप्त करके एक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। फिर बताओ दोस्तों, एक क्रांतिकारी संगठन है नौजवान भारत सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना दोस्तों 1926 में हुई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1926 को, और भगत सिंह और उनके साथियों ने इसकी स्थापना मिलकर करी थी लाहौर में। ठीक है, इसका उद्देश्य था युवाओं को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करी। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा साइमन कमीशन भारत आया था, सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया था। उसी क्रम में लाला लाजपत राय भी इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो लाठीचार्ज हुआ और कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या करी। लेकिन कहानी थोड़ी सी अलग है। जो भगत सिंह हैं वो जॉन सैंडर्स को नहीं मारना चाहते थे। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। देखो, 1928 में लाहौर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन भेजा गया जिसका पूरे भारत में विरोध हुआ और इसी क्रम में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, इसी दौरान पुलिस अधीक्षक था जेम्स स्कॉट। ठीक है, जेम्स स्कॉट ने आदेश दिया था और इसी के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरीके से घायल हो गए थे और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी इन लोगों ने। ठीक है, जेम्स स्कॉट को ये मारना चाहते थे लेकिन गलती से
जॉन सैंडर्स को गोली मार दी, जो कि एक पुलिस अधिकारी था। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो दोस्तों इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, कब? 23 मार्च 1931 को, और लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी हुई। ठीक है, सजा क्यों हुई? तो एक तो वही है ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या, और एक बार इन लोगों ने सेंट्रल असेंबली में भी बम फेंका था। ठीक है, तो ये दो बड़े आरोप थे और इन्हीं आरोपों के चलते इनको फांसी दी गई। डेट याद रखना 23 मार्च 1931। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश है उसका नाम क्या था? दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन का कलेक्शन, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इतना शानदार कलेक्शन आपको ना तो किसी बुक में मिलेगा और ना किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, जब भगत सिंह के लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई तो डेट पता है क्या तय हुई थी? 24 मार्च 1931 की डेट तय हुई थी, लेकिन अंग्रेज इनसे इतना डरे थे कि एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को ही फांसी की सजा इनको दी गई। और किसने सजा सुनाई थी इनको? जीसी हिल्टन नाम के जज ने। ठीक है, बताइए, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी निबंध है जिसका लेखन लाहौर सेंट्रल जेल में रहते हुए किसने किया था? मैं नास्तिक क्यों हूं, ये क्रांतिकारी निबंध है, और ये निबंध जो है सेंट्रल जेल लाहौर में भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई लोग तो बोलते हैं कि ये भगत सिंह की बायोग्राफी है, लेकिन बायोग्राफी नहीं है। ठीक है, भगत सिंह ने लेखन किया है। बताइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किस विधेयक के विरोध में बम फेंके थे? बताइए, इन लोगों ने जो केंद्रीय विधानसभा थी, असेंबली थी, उसमें किसके विरोध में बम फेंके थे? तो दोस्तों एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसको बोलते हैं व्यापार विवाद विधेयक, और दूसरा है पब्लिक सेफ्टी बिल। ये दो बिल ब्रिटिशों के द्वारा पारित किए गए थे, और इन्हीं दो बिलों के विरोध में इन्होंने जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, फिर बताओ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है 30 नवंबर 1930, दूसरा सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। एक और याद रखना, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है इसमें भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू भी शामिल हुई थीं। पूछा जाता है सरोजनी नायडू कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थीं? दूसरे में। और महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी पूछा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। पूना पैक्ट के बारे में बताओ, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो पूना पैक्ट डॉक्टर साहब अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। जो पूना पैक्ट है ये पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और दोस्तों ये जो पैक्ट या फिर इसको हम समझौता भी बोलते हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड के विरोध में था। देखो जो कम्युनल अवार्ड है, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था थी। इसमें अलग अलग समुदायों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया गया था। दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसी कारण ये समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, और इस समझौता का परिणाम क्या निकला था? दलितों को अलग निर्वाचक मंडल नहीं मिलेगा। ठीक है, अंबेडकर साहब चाहते थे कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल हो,
गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित कर देंगे, ठीक है, SC ST के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर देंगे, ठीक है, तो नहीं मिलेगा, लेकिन विधानसभा में अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई, ठीक है, ये परिणाम निकला था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा? तो पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था, ठीक है, याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लगा देना गलती से। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले गढ़ा था। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया? तो 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा गया या फिर शब्द गढ़ा गया। 1933 में पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने गढ़ा। वे कौन थे? एक भारतीय मुस्लिम छात्र थे जो उस समय ब्रिटेन में पढ़ रहे थे। और पाकिस्तान शब्द जो है इन क्षेत्रों के नाम से मिलकर बना है। कौन कौन? पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी? तो देखो पाकिस्तान की मांग होने लगी है, बात है दोस्तों 1940 की। 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा करी गई थी और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी NTPC में कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया? 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया, बांटो और छोड़ो। थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। देखो मुस्लिम लीग का जो 1943 का कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें नारा दिया गया बांटो और छोड़ो, यानी कि डिवाइड एंड क्विट। और ये नारा ब्रिटिश सरकार को संबोधित करके दिया गया। मुसलमानों ने स्पष्ट कहा कि भारत को आज़ाद करो, अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद करने से पहले भारत को बांट दो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम बाहुल वाले क्षेत्रों को अलग कर दो। ये नारा मुस्लिम लीग ने पता है क्यों दिया था? क्योंकि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1943 में और उस समय नारा दिया गया था भारत छोड़ो, यानी कि क्विट इंडिया। तो इसी के जवाब में एक नकल टाइप से कर दी कि बांटो और छोड़ो, ठीक है। और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के विभाजन की मांग को और भी स्पष्टता से रखा। फिर बताओ दोस्तों, एक दिवस मनाया गया था सीधी कार्रवाई दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे। इसकी घोषणा किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दिवस की घोषणा करी। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को करी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत विभाजन और अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन करना। और इस दिन कोलकाता में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिन्हें कलकत्ता किलिंग्स कहा गया और ये भारत के विभाजन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। फिर बताओ, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता थे इनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। चूँकि ये अगस्त महीने में शुरू किया गया, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? आप कह देते हैं कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन एक जबरदस्त वाला फैक्ट याद रखना। आपसे पता है क्या पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो नारा किसने दिया, यानी कि क्विट इंडिया, ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया दोस्तों यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ अली आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी, लेकिन भारत छोड़ो या फिर क्विट इंडिया नारा यूसुफ अली ने दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। फिर बताओ, अरुणा आसफ अली को किस लिए याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली क्यों याद करी जाती हैं इतिहास में? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अरुणा आसफ अली को
विशेष रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। घटना क्या थी? जब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, तब अरुणा आसफ अली ने साहस और नेतृत्व दिखाया और युवाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। इस घटना में उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? तो सबसे ज़्यादा समय तक सातारा की सरकार रही थी। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया और इस मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इस मिशन का नेतृत्व किया। अच्छा, ये मिशन भारत क्यों आया? तो देखो, इसका उद्देश्य था कि जो भारतवासी हैं, एक तो भारतवासी दूसरे विश्व युद्ध में इनका सहयोग नहीं कर रहे थे ब्रिटिशों का, ठीक है, तो भारतीयों के लिए ऐसा आश्वासन देना कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन आप अभी हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग कीजिए। तो इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, फिर दोस्तों, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को किसने पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो जो क्रिप्स मिशन है, इसके जो प्रस्ताव थे, गांधी जी ने कहा कि आपके जो प्रस्ताव हैं वो पोस्ट डेटेड चेक यानी कि उत्तर दिनांकित चेक हैं। ठीक है, फिर बताइए, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। और कैबिनेट मिशन ये कब भारत आया? तो ये 1946 में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी जिसके तहत भारत को आज़ादी मिली? तो माउंटबेटन योजना 1947 को प्रस्तावित की गई थी। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन एवं भारत की स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। तो दोस्तों, जो भारत है ये अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि हम कब स्वतंत्र हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को स्वतंत्र हो गया, इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो कांग्रेस के गठन से लगाकर 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको हमने कहानी की तरह बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने का पूरा प्रयास किया। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस कंटेंट को बनाने में। और दोस्तों, फिर से एक सूचना, यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की 3 PDF को परचेस कर लेना। नंबर 1 करंट अफेयर्स की PDF, नंबर 2 स्टैटिक जीके की रामायण PDF, नंबर 3 साइंस की रामायण PDF। और दोस्तों, इन तीनों को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो मैंने एक विशेष ऑफर निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस QR कोड पर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है QR कोड पर या फिर इस नंबर पे भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोनपे गूगल पे नंबर है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। 5 सेकंड के अंदर हम आपको ये तीनों बेस्ट ई-बुक सेंड कर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार का शानदार कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हमें हिम्मत और ताकत मिले, ताकि हम इसी मेहनत के साथ शानदार कंटेंट तैयार करते रहें। थैंक यू। मैं हूं आपका बहादुर सर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।